पढ़ने जा रहे हैं पाठ का 11। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 कारक। तो कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? करने वाला, अर्थात क्रिया को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। तो कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। जैसे कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो ये क्या है? ये कारक विभक्ति। पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये क्या करते हैं? आपस में वाक्यों में क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। दादाजी बच्चों के लिए मिठाई लाए, बिल्ली छत से कूद गई। तो उपयुक्त वाक्यों में पुलिस, चोर, पुस्तकें, मेज, दादाजी, बच्चों, मिठाई, बिल्ली, छत आदि शब्द क्या है? संज्ञाएं हैं, और इनका क्रिया से संबंध बताने के लिए ने, को, पर, के लिए तथा से आदि चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। ये प्रसर्ग भी कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। याद रखिए, कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा प्रसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कारक, सबसे पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक के लिए विभक्ति क्या होगी? ने। दूसरा है कर्म कारक, तो कर्म कारक के लिए विभक्ति क्या होगी? को। तीसरा है करण कारक, तो करण कारक के लिए विभक्ति क्या होगी? से यानी द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक के लिए विभक्ति क्या होगी? को के लिए। अपादान कारक, तो अपादान कारक के लिए विभक्ति क्या होगी? से यानी से यहाँ पर अलग, पृथक करना, किसी चीज से बिल्कुल अलग हो जाना। इसके बाद है संबंध कारक, तो संबंध कारक के लिए विभक्ति क्या होगी? का, की, के, रा, री, रे। इसके बाद है अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक के लिए विभक्ति क्या होगी? वे, पर। इसके बाद है संबोधन कारक, तो संबोधन कारक के लिए विभक्ति क्या होगी? हे, अरे। ठीक है। इसके बाद है सबसे पहला कर्ता कारक। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि माँ ने खाना बनाया, अध्यापक पाठ पढ़ाता है, तो यहाँ पर क्या है? कर्ता विभक्ति के बारे में बताया गया है। उपयुक्त वाक्यों में माँ और अध्यापक द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, अतः ये कर्ता कारक है। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिए, कभी कभी कर्ता कारक में को, से तथा के द्वारा विभक्ति चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि माँ को बाजार जाना है, बच्चे से रोया नहीं जाता, पिताजी के द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। तो यहाँ पर क्या है? इन बातों को आप पढ़ेंगे तो कर्ता कारक के बारे में पता चल रहा है, यानी कर्ता कारक का बोध हो रहा है, लेकिन विभक्ति इसमें चेंज कर दी गई है। इसके बाद दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यानी कर्म क्या है यहाँ पर? चोर। किसको पकड़ रहा है? पकड़ना एक क्रिया हो गई, लेकिन क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। तो किसको पकड़ रहे हैं? चोर को। तो चोर आपका क्या हो गया? कर्म। माँ ने बच्चों को सुलाया, तो बच्चे क्या है? कर्म। सुलाना क्या हो गई? क्रिया। और कर्ता कौन है? माँ। तो माँ ने बच्चों को सुलाया, बच्चे क्या हो गए? कर्म। तो यहाँ पर कर्म कारक निहित हो रहा है, यानी कर्म कारक का बोध हो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का फल चोर और बच्चे पर पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक है। इसके बाद आता है आपका करण कारक, यानी कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि रोहित बस से स्कूल जाता है, कपिल ने रंगों के द्वारा होली खेली। तो उपयुक्त वाक्यों में बस और रंगों के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, अतः ये करण कारक है। प्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि माँ ने भिखारी को खाना दिया, दादाजी ने अर्जुन के लिए खिलौने लिए। तो यहाँ पर क्या है? किसी को कुछ देना, किसी के लिए कुछ करना, तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। उपयुक्त वाक्यों में भिखारी और अर्जुन के लिए कार्य किया गया है, अतः ये संप्रदान कारक है। इसके बाद पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि पेड़ से आम गिरते हैं, पहाड़ों से झरने बहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में पेड़ से आम और पहाड़ों से झरने अलग हो रहे हैं, अतः ये अपादान कारक है। याद रखिए, तुलना और भय के भाव को भी अपादान कारक के माध्यम से प्रकट किया जाता है। जैसे कि संदीप कपिल से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है? तुलना। ठीक है। देव छिपकली से डरता है, तो यहाँ पर भय है। तो इनके लिए भी हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद छठा है संबंध कारक, यानी संज्ञा या सर्वनाम के
जिस रूप से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का परस्पर संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि यह सर्वज्ञ की किताब है, राहुल निशु का भाई। पिछले वाक्यों में सर्वज्ञ का संबंध किताब से और राहुल का संबंध निशु से प्रकट किया गया है, अतः ये संबंध कारक है। इसके बाद है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि गैस पर चाय बना दूं, माने अलमारी में कपड़े रखे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया के इस रूप से आधार, स्थान, समय सभी का बोध हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। फिर वाक्यों में गैस और अलमारी से क्रिया के आधार और स्थान का बोध हो रहा है, अतः ये अधिकरण कारक है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका संबोधन कारक। जिन शब्दों से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे भगवान मेरी मदद करो, तो यहाँ पर क्या है, हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को संबोधन कर रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हम किसी को पुकार रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि हमारी मदद करो। अरे भाई तुम कब आए, वो किसी को पुकारना, इसको संबोधित करने कि अरे भाई तुम कब आए। ठीक है, तो यहाँ पर संबोधन कारक होगा। इसके बाद है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, जबकि जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। कर्म और संप्रदान दोनों ही कारकों में को परसर्ग प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में मूल अंतर यह है कि जहाँ देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का भाव होगा वहाँ को परसर्ग के होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे कि अंकित ने रोहित को पढ़ाया, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। यहाँ पर अंकित ने किसको पढ़ाया, रोहित को। कर्म क्या किया उसने, रोहित को पढ़ाने का, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक। ऐसे ही माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो यहाँ पर किसी को देने का भाव पैदा हो रहा, किसी को कुछ दिया, किसी के लिए कुछ किया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक। ठीक है, इसके बाद है करण कारक और अपदान कारक में अंतर। करण और अपदान दोनों ही कारकों में से परसर्ग प्रयोग होता है, किंतु जहाँ करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग किया किसी साधन या माध्यम के लिए होता है, वहीं अपदान कारक में से परसर्ग का प्रयोग किसी वस्तु से अलग होने के लिए होता है। जैसे कि रघुवंश बस से स्कूल गया, क्या है ये, करण कारक। रघुवंश स्कूल से घर आया, ये क्या है, अपदान कारक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने कारक और उनकी विभक्ति के बारे में पढ़ा है। तो कारक की सभी कारक की अलग अलग विभक्ति है, तो उनकी विभक्ति के आधार पर कुछ वाक्य आप बनाने की कोशिश करेंगे जिनसे आपको कारक और उनकी विभक्ति चीजों का पता चल जाएगा। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।